एक स्टनिंग सीईओ ने मेरे क्रैक्ड बोल में $100 का नोट फेंका। मैंने तुरंत उसे वापस उसकी तरफ फेंका और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, मैंने अपना आधा खाया हुआ बन उसके मुंह में ठूस दिया। आदत से मजबूर होकर उसने 2 बार चबाया और उसे निगल लिया। फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वो मुझे पूरी तरह हैरानी से घूरने लगी। उसका असिस्टेंट जियांग चुंग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो बदबूदार भिखारी, क्या तुम मरना चाहते हो? वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने अपने सामने खड़ी औरत से सीधा पूछा, क्या पिछले कुछ दिनों से तुम अपने सीने में जकड़न महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें हर रात ये सपना आता है कि तुम बर्फ के तहखाने में गिर रही हो? क्या तुम इतनी बुरी तरह कांपती हो कि खुद को रोक नहीं पाती और डॉक्टरों को भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आती? लिन वैनिंग ऐसे कांप उठी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर जियांग चुंग को रोक दिया। मैंने बिल्कुल सही निशाने पर वार किया था। ये परेशानी कई हफ्तों से उसे सता रही थी। इसने उसे उसकी सोच से भी ज्यादा कमजोर बना दिया था। उसका असिस्टेंट जियांग चुंग ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मिस लिन इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं, ज्यादा काम करना आम बात है, तबीयत खराब महसूस होना बिल्कुल सामान्य बात है। तुम जैसे गटर रैट यही अफवाह फैलाना बंद करो। अगर एक और बकवास की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने जियांग चंग की धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लिन विंग की तरफ सीधा देखते हुए मैंने गंभीरता से कहा, ये ज्यादा काम करने की वजह से नहीं हुआ है। कोई तुम्हें जहर दे रहा है। तुम्हारी ऑरा पर एक साया मंडरा रहा है। वो बंद धरती की आत्मा के आशीर्वाद से भरा हुआ है। फिलहाल के लिए वो जहर के असर को दबा देगा। लिन विंग के चेहरे का रंग बदल गया। जियांग चुंग गुस्से से फट पड़ा। उसने अपना फॉर्चून टेलिंग स्टॉल पलटने के लिए हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, तुम मरने वाले हो, तुम झूठे 2 कौड़ी के फॉर्चून टेलर, लगता है तुम्हें मौत की तलाश है। मैं अपने स्टॉल के पास बिल्कुल शांत बैठा रहा। जैसे ही जियांग चंग का हाथ स्टॉल को छूने वाला था, मैंने कहा, तुम्हारी बाईं भौं के आखिर में एक टेढ़ी रेखा है। लालची लोगों के चेहरे पर ऐसी लकीरें अक्सर होती हैं। 3 दिन के अंदर ना सिर्फ तुम ये नौकरी गवा दोगे, बल्कि तुम्हारे सारे काले कारनामों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद जेल जाना तुम्हारी सबसे छोटी चिंता होगी। जियांग का हाथ हवा में ही जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रिश्वत ली थी और लिन वैंग के पति के कई संदिग्ध कामों में उसकी मदद भी की थी। अगर ये बात बाहर आ गई तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते। उसने मेरी साफ और गहरी आंखों में देखा। एक ठंडी लहर उसके पैरों से उठकर सीधे उसके सर तक पहुंच गई। अब लिन विंग को भी महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीमी और गंभीर आवाज में पूछा, बताओ, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? मैंने अपनी 2 उंगलियां उठाई। 2 लोग हैं, एक तुम्हारा पति है और दूसरी वो औरत है जो तुम्हारे आसपास रहती है। वही औरत जिसकी आंख के नीचे तिल है और जो रोज तुम्हारे लिए कामिंग टी बनाती है। ये सुनकर लिन वैंग की सांस अटक गई। उसका पति गुमिंग युआन पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रहा था। और उस औरत की बात करें जिसकी बाईं आंख के नीचे तिल था, तो वो और कोई नहीं बल्कि गुमिंग युआन की सेक्रेटरी सू थी। पिछले कई हफ्तों से वही हर दिन उसके लिए कामिंग टी ला रही थी। उसका दावा था कि इससे उसकी सेहत और शारीरिक संतुलन बेहतर होगा। जियांग चोंग को जैसे होश आ गया, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। तुम झूठ बोल रहे हो। सीईओ और सेक्रेटरी सू पूरी तरह निर्दोष हैं। तुम बस जहरीली अफवाहें फैला रहे हो। मैंने शांत स्वर में कहा, वो निर्दोष हैं या नहीं ये जांच करना बहुत आसान है। तुम्हारे पति के स्टडी रूम में तीसरे ड्रॉर के अंदर एक गुप्त खाना बना हुआ है। उसमें एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी छुपा कर रखी गई है और उसका बेनिफिशियरी सू है। एक और बात, सू तुम्हारी कामिंग टी में मंक शूट मिला रही है। थोड़ी मात्रा में इसका कोई तुरंत असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देगा। सबको लगेगा कि तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो रही हो, जबकि हकीकत में तुम्हें जहर दिया जा रहा होगा। ये सुनकर लिन वैंग का दिल डूब गया। वो मुझे घूरने लगी और उसकी आंखें हैरानी और शक से भरी हुई थी। जियांग चोंग अब भी उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। मिस लिन, इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। ये आदमी आपको ठगना चाहता है। लेकिन लिन विंग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसने $100 का नोट मेरे फॉर्चून टेलिंग टेबल पर रख दिया। मैंने सिर हिलाया और पैसे वापस उसकी तरफ सरका दिए। मैंने कहा, एक रीडिंग के $10 लगते हैं। तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। जाओ और पहले मेरी बातों की सच्चाई की जांच करो। उसके बाद वापस आकर मुझे मेरे $10 दे देना। ये कहकर मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और उन सबको नजरअंदाज कर दिया। जैंग चैंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई हंगामा करे। आखिरकार वो चुपचाप लिन वैंग के साथ चला गया। गाड़ी में बैठते ही लिन वैंग ने अपना फोन निकाला। उसने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को फोन मिलाया। मुझे 2 चीजों की जांच करवानी है। पहली, गुमिंग के स्टडी रूम में क्या कोई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें बेनिफिशियरी के रूप में सुमे का नाम लिखा हुआ है। दूसरी, उस कामिंग टी की जांच करो जो सुमे मेरे लिए बना रही है। देखो कि उसमें मोंगशुड मिला हुआ है या नहीं। लिन वेंग का दिमाग पूरी तरह उलझनों से भरा हुआ था। अगले दिन वो ऑफिस नहीं गई। इसके बजाय उसने बीमार होने का बहाना बनाकर घर चली गई। वो बिस्तर पर लेटकर सुमे के चाय लेकर आने का इंतजार करने लगी। ठीक दोपहर के 3 बजे सू एक थर्मल फ्लास्क लेकर पहुंची। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक मीठी मुस्कान थी। मिस लिन, आपकी कामिंग टी तैयार है, इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। लिन वैंग ने उसकी बाईं आंख के नीचे बने तिल की तरफ देखा। उसका पेट बुरी तरह मचलने लगा और उसने मुश्किल से अपनी उल्टी को रोका। मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है, इसे वहीं रख दो। एक पल के लिए सुमे की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने जवाब दिया, ठीक है,
बाद में इसे गर्म कर लीजिएगा। जैसे ही सुमे वहां से मुड़ी, लिन वेंग की नजर उसकी कलाई पर टिक गई। उसकी कलाई पर लाल धागे से बना हुआ एक ब्रेसलेट था जिसमें तांबे का एक सिक्का लगा हुआ था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गुमिंग युआन के स्टडी रूम में रखा हुआ था। शाम हो गई और गुमिंग युआन घर लौट आया। हमेशा की तरह उसने चिंता जताते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम अब कैसी हो? लिन वेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हारे स्टडी रूम के तीसरे ड्रॉर में बने गुप्त खाने में जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है, उसका क्या मामला है? गुमिंग युआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी और वो हकलाते हुए बोला, कौन सी पॉलिसी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लिन वेंग ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता? फिर उसने अपना फोन निकाला। उसने डिटेक्टिव द्वारा भेजी गई तस्वीरें खोल दी। तस्वीर में साफ दिख रहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिशियरी सुमे थी। गुमिंग युआन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे सोफे पर गिर पड़ा। उसी वक्त लिन वेंग के फोन की घंटी फिर से बजी। ये हॉस्पिटल की लेबोरेटरी रिपोर्ट थी। जांच के नतीजों ने पुष्टि कर दी कि कामिंग सूप में जहर मिला हुआ था। अब सारे सबूत सामने आ चुके थे। गुमिंग युआन अब और नाटक नहीं कर सका। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए भीख मांगने लगा। हनी प्लीज, मुझसे गलती हो गई। एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। सू ने मुझे बहका दिया था। इतने में सू मेई रसोई से बाहर आई और उसने ये सब सुन लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो जोर से चिल्लाई, मिनजुआन, तुम झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले तुम ही मेरे पास आए थे। लिन विंग उन दोनों की लड़ाई देखकर घिन से भर उठी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सीधे एनफोर्समेंट स्क्वाड को फोन कर दिया। जब तक स्क्वाड वहां पहुंची तब तक गुमिंग युआन और सुमे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे हुए थे। उन दोनों को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। ये सब देखकर लिन विंग के मन में कड़वाहट और राहत दोनों तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। दूसरी तरफ जियांग चोंग कंपनी की एक मीटिंग में मौजूद था। वो मंच पर खड़ा होकर कंपनी की भविष्य योजना के बारे में बता रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुल चुका है। कई वर्दी पहने हुए अधिकारी सीधे उसके पास पहुंच गए। हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जियांग चोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों से सारे दस्तावेज फिसलकर जमीन पर बिखर गए। उसके सहकर्मी हैरानी से ये सब देखते रहे। उसके पैरों में जान नहीं रही और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब अधिकारी उसे पकड़कर ले जा रहे थे तब उसे मेरी बात याद आ गई। 3 दिन के अंदर तुम अपनी नौकरी खो दोगे और जेल पहुंच जाओगे। मेरी कही हुई हर बात सच साबित हुई। अगली सुबह लिन विंग अपने हाथ में $10 लेकर खुद मेरे फॉर्च्यून टेलिंग बूथ पर आई। जियांग चोंग भी वहां मौजूद था, लेकिन इस बार एनफोर्समेंट स्क्वाड उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो शांति से स्टॉल के पास बैठा हुआ था, तो उसकी आंखें डर और पछतावे से भर गईं। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, कर्मा सच में होता है, हमेशा से होता आया है। लिन विंग ने $10 मेरे काउंटर पर रख दिए। फिर उसने सम्मान से झुककर मुझे प्रणाम किया। मास्टर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। वो बुरा साया चला गया है। आज के बाद अच्छे काम करना और मुसीबतों से दूर रहना। इसके बाद लिन ने अपने बैग से नोटों का एक मोटा बंडल निकाला। मास्टर, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। मैंने कहा, एक रीडिंग के लिए सिर्फ $10 लगते हैं, इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। ये सुनकर लिन वॉन्चिंग की आंखों में मेरे लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वो कुछ पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, क्या आपने कभी कहीं और जाकर रहने के बारे में सोचा है? अगर आप चाहें तो मैं आपके रहने का इंतजाम कर सकती हूँ। मेरी आंखें धुंधली सी हो गईं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नाम भी नहीं है। मैं यहीं जागा था और मुझे ये जगह पसंद है। आप परेशान मत होइए, अब आपको जाना चाहिए। मेरे पास और भी ग्राहक हैं। लिन के पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जाने से पहले उसने अपना फोन नंबर मेरे पास छोड़ दिया। मास्टर, अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं तो मुझे किसी भी समय फोन कर सकते हैं। मैंने वो कागज का टुकड़ा ले लिया। उस दिन के बाद से फॉर्च्यून टेलर की चर्चा हर तरफ फैल गई। लोगों को पता चल गया कि मैंने लिन वॉन्ची की जानलेवा साजिश थे रक्षा की थी। फिर उन्हें यह भी पता चला कि मैंने जियांग जेंग के पतन की भविष्यवाणी भी कर दी थी। जब ये खबर फैली तो सुबह से रात तक मेरे स्टॉल के सामने लंबी लाइन लगने लगी। चाहे बड़े लोग हों या आम लोग, हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता था। मैं हर रीडिंग के लिए सिर्फ $10 लेता था। मेरा अंदाजा तेज और बिल्कुल सही होता था। उस दोपहर लाइन में अचानक हंगामा मच गया। काम के कपड़े पहने एक आदमी जोर से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मास्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। उस आदमी का नाम लेचोंग था और वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। उसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे एक्यूट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होने की पुष्टि की। उन्होंने तुरंत गंभीर स्थिति की सूचना जारी कर दी और ली चोंग से सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार रहने को कहा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे।
एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तो जानलेवा होता है। ये आदमी सिर्फ बेचैनी में किसी भी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक लड़का आखिर क्या कर सकता है? ये बात सच है कि ये भविष्यवाणी करने में माहिर हैं, लेकिन जब बात जानलेवा बीमारी की हो तो डॉक्टरों की बात ही माननी चाहिए। ये सब सुनकर ली चोंग और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। ली चोंग रोते हुए बोला, मेरी पत्नी सिर्फ 25 साल की है, वो मर नहीं सकती। लिटिल मास्टर, अगर आप उसे बचा लेते हैं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिंदगी भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। मैं आगे बढ़ा और उसे उठने में मदद की। पहले खड़े हो जाओ, अपनी पत्नी की जन्म तिथि और जन्म का समय मुझे बताओ। ली ने तुरंत सब कुछ बता दिया। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। उसकी किस्मत पर अंधकार की छाया पड़ी हुई थी और उसकी ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये एक शैडो एंटिटी से टकराव का मामला है। ये सुनकर भीड़ में हंगामा मच गया। ये लड़का पूरी तरह धोखेबाज है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एक चिकित्सीय समस्या है, इसका शैडो एंटिटी से कोई संबंध नहीं है। बेचारा आदमी पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। मैंने उन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे बोलता रहा। क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी अलमारी है? क्या वो तुम्हारी सास से तुम्हें पत्नी को मिली थी? क्या उस अलमारी के सबसे निचले ड्रॉर में लकड़ी की एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई है? ये सुनकर ली चोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, हाँ, वहाँ सच में लकड़ी की गुड़िया रखी हुई है। वो हमेशा से वली रखी हुई थी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, उस गुड़िया पर श्राप लगा हुआ है। उसके अंदर एक शैडो एंटिटी मौजूद है जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ को नुकसान पहुंचा रही है। अभी तुरंत घर जाओ और उस गुड़िया को ढूंढो। उसके माथे पर सिनेबार लगा दो। उसके बाद सूर्यास्त से पहले उसे किसी चौराहे पर ले जाकर जला देना। फिर सीधे हॉस्पिटल चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पर ध्यान केंद्रित करे। उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखना, पूरे समय पीछे मुड़कर मत देखना। ली चोंग ने मेरी हर बात को आखिरी उम्मीद की तरह थाम लिया। उसने 3 बार झुककर मुझे प्रणाम किया, $10 मेरे सामने रखे और वहां से दौड़ता हुआ चला गया। भीड़ में एक बार फिर हलचल मच गई। ये तो हद ही हो गई। क्या एक गुड़िया को जलाने से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ठीक हो जाएगा? लगता है उस आदमी ने उसकी बात पर विश्वास करके अपना दिमाग खो दिया है। अब तो इस लड़के की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूर्यास्त होने वाला था। तभी अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ली चोंग हाफते हुए दौड़कर वापस आया। वो मेरे पास पहुंचते ही तुरंत झुक गया। लिटिल मास्टर, आप तो चमत्कार करने वाले व्यक्ति हैं। मेरी पत्नी को होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है, बच्चा भी सुरक्षित है। ये सुनकर पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। पहले जो लोग मुझ पर शक कर रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आवाजें अचानक गायब हो गईं। सब लोग मुझे घूर रहे थे और उनकी आंखें हैरानी और सम्मान से भरी हुई थी। जो लोग मुझे कुछ पैसों के लिए धोखेबाज कह रहे थे, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी किस्मत पहले से तय नहीं थी। अब सब ठीक हो जाएगा। उस घटना के बाद मेरी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। लोगों की भीड़ मेरे स्टॉल की तरफ उमड़ने लगी और पूरी सड़क भर गई। कुछ लोगों ने मुझे अपने घर बुलाने के लिए पैसे देने की भी पेशकश की, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैं अपने छोटे से स्टॉल पर ही बना रहा। मैं एक दिन में 100 रीडिंग्स से ज्यादा नहीं करता था। फिर एक रात में ध्यान लगाने के लिए एक शांत पेड़ों के झुंड में गया। मैं पैर मोड़कर बैठ गया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब मंत्र उभर आया। अनजाने में ही मैंने उसकी लय के साथ सांस लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऊर्जा की एक हल्की धारा मेरे शरीर के अंदर से उठने लगी। वो मेरी ऊर्जा नाड़ियों में बहने लगी। मैं पूरी तरह ध्यान में डूबने ही वाला था कि अचानक एक बच्चे की दरी हुई चीख ने माहौल को चीर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कि काले कपड़े पहने 2 आदमी 5 या 6 साल के एक बच्चे को घसीट रहे थे। वो उसे जंगल के और अंदर लेकर जा रहे थे। उनमें से एक गुर्राया, चुप हो जाओ। दूसरा आदमी उत्साह से बोला, बॉस, ये लिन वॉचिंग का बेटा है। अगर हम इसे अगवा कर लेते हैं तो हमें सीधे $1 करोड़ मिलेंगे। बहुत आसान पैसा है। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लिन वॉचिंग की कृतज्ञता से भरी आंखें याद आ गईं। बिना एक पल गवाए मैंने जमीन पर पड़ी एक मोटी टहनी उठाई और उनकी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। मेरी आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा और पाया कि सामने सिर्फ एक किशोर लड़का खड़ा है, तो वो मजाक उड़ाते हुए हंस पड़े। ये लड़का कहाँ से आ गया? यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा काम खराब मत करो। उनमें से एक गुंडा मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कॉलर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुरंत एक तरफ हट गया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई टहनी बिजली की रफ्तार से घूमी। अगले ही पल वो उसके घुटने से टकरा गई। एक भयानक आवाज गूंजी। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। ये देखकर दूसरे आदमी का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। छोटे कमीने, अब तुम मरने वाले हो, ये कहकर वो मेरी तरफ झपटा। मेरा शरीर एक बिल्ली की तरह फुर्ती से हिलने लगा। मैंने उसके चाकू के वार से खुद को बचा लिया। फिर मैंने पूरी ताकत से टहनी उसकी कलाई पर दे मारी। अगले ही पल एक और तेज आवाज गूंज उठी। हड्डी टूटने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो आदमी अपनी कलाई पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और दर्द से दांत पीसने लगा। मैं उस छोटे बच्चे के पास गया। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत,
अब बुरे लोगों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी अचानक दूर से इंजन की गर्जना और घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। श्याओबाओ, तुम कहाँ हो? ये लिन वॉर्निंग की आवाज थी। जल्द ही तेज रोशनी की किरणें अंधेरे को चीरने लगी। जब लिन वॉर्निंग ने श्याओबाओ को सुरक्षित खड़ा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। श्याओबाओ, तुमने मम्मी को बहुत डरा दिया था। इसी बीच बॉडीगार्ड्स ने दोनों काले कपड़े पहने हुए आदमियों को पकड़ लिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। श्याओबाओ को अपनी बाहों में लिए हुए लिन वॉर्निंग मेरे पास आई। यंग मास्टर, आपने एक बार फिर हमारी जान बचाई है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सिर हिला दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लिन वॉर्निंग ने मेरी तरफ देखा और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने एक बार फिर मुझे अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया। आखिरकार लिन वॉर्निंग के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपने ड्राइवर को रोज मेरी खबर लेने के लिए भेजना शुरू कर दिया। हर बार वो मेरे लिए खाना और जरूरी सामान लेकर आता। मैंने कभी मना नहीं किया और जब भी मैं उससे मिलता, मैं उसका भविष्य देखकर उस दिन की किस्मत के बारे में लिन वॉर्निंग को बता देता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। मैंने अपनी खुद की किस्मत देखी। मेहनत में खुशी ढूंढो। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अपने काम में संतुष्टि पाओ। पास ही एक निर्माण स्थल पर मजदूरों की जरूरत थी और दिन भर के काम के बदले $50 दिए जा रहे थे। मैंने तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। वहां का फोरमैन बहुत कठोर और हमेशा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर उसने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के से क्या काम होगा? यहाँ कोई परेशानी मत खड़ी करो और निकल जाओ। मैंने उससे कहा, मैं ताकतवर हूँ, मैं सीमेंट की बोरियां उठा सकता हूँ। फोरमैन ने मजाक उड़ाते हुए ठंडी हंसी हंसी। तुम और सीमेंट की बोरियां उठाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम आधी बोरी भी नहीं उठा पाओगे। आसपास खड़े मजदूर भी हंसने लगे। क्या ये लड़का यहाँ लोगों को हंसाने आया है? बॉस, ऐसे काम पर मत रखिए, ये तो बोरी अपने पैरों पर ही गिरा देगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आगे बढ़ा, 50 पाउंड वजनी सीमेंट की एक बोरी अपने कंधे पर उठाई और चलने लगा। मेरी रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन मेरे कदम बिल्कुल मजबूत थे। मैं एक ही बार में 100 गज तक चलता चला गया। न मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद थी और न ही मेरी सांसें तेज हुई थी। फोरमैन और बाकी मजदूरों की हंसी अचानक थम गई। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। फोरमैन ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। ठीक है, तुम्हें काम पर रख लिया गया है। दिन भर के $50 मिलेंगे। अच्छा काम करोगे तो बोनस भी मिलेगा। मैंने सिर हिलाया, सीमेंट की बोरी नीचे रखी और तुरंत काम शुरू कर दिया। मैं पूरी मेहनत से काम करता रहा। जहां दूसरे लोग एक बोरी उठाते थे, मैं 2 बोरियां उठाता था। जब दूसरे आराम करते थे, तब भी मैं काम कर रहा होता था। धीरे धीरे बाकी मजदूरों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे थे। देखते देखते 1 महीना बीत गया। जब तनख्वाह मिलने का दिन आया तो मुझे सिर्फ $500 दिए गए, जबकि मुझे $1500 मिलने चाहिए थे। मैंने भौहें सिकोड़कर फोरमैन की तरफ देखा। मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? हमारी बात $50 प्रतिदिन पर तय हुई थी। मैंने पूरा 1 महीना काम किया है। इस हिसाब से मुझे $1500 मिलने चाहिए, लेकिन आपने मुझे सिर्फ $500 दिए हैं। फोरमैन के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान फैल गई। ताकतवर होने का क्या फायदा लड़के? तुम अभी भी नाबालिग हो। तुम्हें मेरे अलावा और कौन नौकरी देगा? मेरे बिना तो तुम भूखे मर जाओगे। बाकी के $1000 को मेरी तरफ से इनाम समझो। अब ज्यादा बकवास मत करो और यहाँ से चले जाओ। मैं वही खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। उसने अपनी बाहें चढ़ा ली। ए अनाथ लड़के, तुम्हें $500 मिल गए, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अभी तक यहीं खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर यहाँ से भगा दूं? बाकी मजदूर भी गुस्से से भर गए थे, लेकिन डर की वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो फोरमैन उस इलाके का बदनाम गुंडा था। किसी की भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मेरी नजर एकदम ठंडी हो गई। मुझे पता था कि उस जैसे घटिया आदमी के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। जैसे ही मैं कुछ करने वाला था, एक काली बेंटली आकर मेरे और फोरमैन के बीच रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और लिन वैनिंग बाहर निकली। फोरमैन ने लिन वेंग को देखा और उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वो उसे पहचान गया था। उसे पता था कि वो शेंग्रियो ग्रुप की CEO थी और जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, वो उसके विशाल व्यापारिक साम्राज्य का एक बहुत छोटा हिस्सा था। फोरमैन के मन में तुरंत एक सवाल उठा, आखिर इतनी बड़ी हस्ती यहाँ क्या कर रही है? वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ तुरंत उसके पास पहुंच गया। मिस लिन, ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप यहाँ कैसे आई? लिन मैनिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने पूरे सम्मान के साथ मेरी तरफ देखते हुए पूछा, यंग मास्टर, क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? मैंने सिर हिला दिया। ये मेरी मजदूरी देने से इनकार कर रहा है। लिन वेंग ने फोरमैन की तरफ देखा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजर से फोरमैन का खून सूख गया। वो तुरंत घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया और बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। यंग मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे जैसे तुच्छ इंसान की गलती को दिल पर मत लीजिए। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया।
उसे लगा कि मैं उसे उठने में मदद कर रहा हूँ। वो धीरे धीरे खड़ा हो गया और घबराहट भरी हंसी हंसते हुए बोला, यंग मास्टर, आप वास्तव में बहुत उदार हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और भौहें से कोड़कर कहा, तुमसे किसने कहा तुम खड़े हो जाओ? मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये सुनकर वो फिर से धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। उसने घबराहट में अपनी जेब से पैसे निकाले और दोनों हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने उनमें से $1000 निकाले और फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लिन वैंग फोरमैन के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली ताकत कैसी होती है। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, आज के बाद यैन सिटी में इसे सिर्फ सीमेंट धोने का काम मिलेगा और इसे बाकी मजदूरों के मुकाबले में सिर्फ 1/3 मजदूरी दी जाएगी। ये कहने के बाद वो मुड़ गई और जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलने लगी। लिन वेंग ने चिंतित स्वर में मुझसे पूछा, लिटिल मास्टर, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको चैंग ग्रुप के 30% शेयर्स दे सकती थी। उसके बाद आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। मैंने सिर हिला दिया। मैं अपने दम पर कमाना चाहता हूँ, मुझे दूसरों का एहसान लेना पसंद नहीं है। लिन वेंग मेरी दूर जाती हुई परछाई को देखती रही। उसके दिल में मेरे लिए सम्मान और लगाव और भी गहरा हो गया। ढलता हुआ सूरज इस पुरानी और तंग गली पर लाल रोशनी बिखेर रहा था और मेरी परछाई लंबी होती जा रही थी। मैं आराम से अपना फॉर्चून टेलिंग स्टॉल समेटने लगा। मैंने उस पुराने कपड़े को सावधानी से मोड़कर रख दिया जिस पर लिखा था एक रीडिंग के $10। उसके बाद मैंने कुछ पुराने सिक्कों को संभालकर अपनी आस्तीन में रख लिया। मैं अपने पुराने और टूटे फूटे मंदिर की तरफ लौटने ही वाला था कि अचानक गली के मुख्य द्वार से कई भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। सिर्फ आवाज सुनकर ही मैं समझ गया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैंने अपना सामान समेटना बंद कर दिया। मैंने वहां से जल्दी से जाने की कोशिश भी नहीं की। मैं शांत भाव से गली के आखिरी सिरे की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद 7 या 8 परछाइयां रोशनी के सामने उभर आईं और उन्होंने पूरी गली को घेर लिया। सबसे आगे वही जान पहचान वाला फोरमैन खड़ा था, वही आदमी जिसका पैसों का स्रोत मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर बंद करवा दिया था। उसका नाम वोंग गोती था। उसके हाथ में कलाई जितना मोटा स्टील का पाइप था। उसका मोटा चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर की आग मुझे जिंदा निगल जाना चाहती हो। उसके पीछे 6 गुंडे खड़े थे। सबके बाल अजीब और चमकीले रंगों से रंगे हुए थे। हर किसी के हाथ में चमचमाता हुआ स्टील का पाइप था। उनके होठों पर सिगरेट लटक रही थी और उनकी आंखों में मजाक और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। पूरे इलाके में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ वोंग दा चुई की भारी सांसें और जमीन पर घिसते हुए स्टील के पाइप की खराश भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वोंग दा चुई मेरे सामने आकर लगभग 3 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसने जोर से अपना स्टील का पाइप जमीन पर पटका और फिर मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, ए भिखारी, कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे, है ना? तुम्हें लगता था कि तुम सच में कोई महान फॉर्चून टेलर हो। अच्छा, तो क्या तुम्हारे उस छोटे से क्रिस्टल बॉल ने तुम्हें ये भी बताया था कि आज तुम यहीं मरने वाले हो? मैंने धीरे से अपनी पलकें उठाई। मेरी नजर बिल्कुल शांत थी और मैंने समतल स्वर में कहा, बिल्कुल, मैंने ये भी देख लिया है कि आज तुम्हारे ऊपर खूनी आफत आने वाली। वोंग दा चुई मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, सुनो लड़को, आज बिल्कुल भी रहम मत करना। इस लड़के की तीनों टांगे तोड़ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसे दिखा दो कि इस शहर में वोंग दा चुई से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। वो गुंडे पहले से ही लड़ने के लिए बेचैन थे। अपने बॉस का हुक्म मिलते ही वो चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने स्टील के पाइप हवा में उठा लिए। उनका निशाना मेरा सिर और मेरे हाथ पैर थे। ये देखकर साफ समझ आ रहा था कि लोगों को डराना, धमकाना और पीटना मन के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। हवा के झोंके से मेरे कपड़े लहराने लगे। जब पहला स्टील का पाइप मेरे माथे से लगभग 4 इंच दूर रह गया, तब अचानक उसकी दिशा बदल गई। वो सीधा पास खड़े सुनहरे बालों वाले आदमी के सिर पर जा लगा और वो चीखता हुआ दूर जा गिरा। उसके पीछे खड़ा गुंडा एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर उस पत्थर से टकरा गया जो कुछ ही पल पहले वहां था ही नहीं। वो लुढ़कता हुआ जोर से जमीन पर जा गिरा। अपनी आंखों के सामने ये अजीब मंजर देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे। वोंग दा चुई के पैर डर से कांपने लगे। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपती हुई आवाज में बोला, तुम इंसान हो या भूत? ये काला जादू है, तुम कोई राक्षस हो। मैंने उसकी दयनीय हालत को देखा और ठंडी मुस्कान बिखेर दी। उसके दिल में गहरा डर बैठ चुका था, ऐसा डर जो सीधा इंसान की आत्मा तक पहुंच जाता है। वो बार बार जमीन पर अपना सिर पटकने लगा। हर बार एक भयानक धड़क की आवाज गूंज उठती। कुछ ही पलों में उसके माथे से खून बहने लगा। मास्टर, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ और 3 साल का एक बच्चा है जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने ठंडी सांस भरी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम ये बात कितनी बार कह चुके हो? 100 बार या फिर 80 बार? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं बिना वजह किसी की जान नहीं लेता, लेकिन मैं बुराई को भी नजरअंदाज नहीं करता। तुम अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद करते हो। तुम हमेशा अपनी मुट्ठियों के बल पर समस्याओं का हल निकालते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें असली दर्द का एहसास करवाऊंगा। ये कहकर मैंने अपने जूते की नोक से उसकी पीठ के कई खास बिंदुओं पर जोर से वार किया। उसी पल शैडो चिल की ऊर्जा मेरे पैरों से निकलकर उसके शरीर के अंदर समा गई। मैंने शांत स्वर में कहा, ये शैडो चिल तुम्हारी जान नहीं लेगी, लेकिन अगले 3 दिनों तक ये धीरे धीरे तुम्हारी हड्डियों के अंदर समाती रहेगी। हर रात आधी रात के समय तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे 10,000 चींटियां तुम्हारी हड्डियों को कुतर रही हूँ। तुम असहनीय पीड़ा महसूस करोगे। यही तुम्हारे कर्मों की कीमत है। ये सुनते ही वोंग दा चुई के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। बहुत ठंड लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, ये आखिर क्या है? वो अपने शरीर को सिकोड़कर गोल होकर लेट गया। उसका पूरा
पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड और दर्द इतना भयानक था कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। कुछ ही देर में पूरी गली में बदबू फैल गई। मैंने घिन से अपना पैर पीछे खींच लिया और उसे जमीन पर रगड़कर साफ करने लगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुनकर वोंग डाचुई को ऐसा लगा मानो उसे माफी मिल गई हो। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दर्द सहते हुए उसने दांत खींच लिए, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने दयनीय साथियों को इशारा किया। सब एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से भाग निकले। डर की वजह से उन्होंने जमीन पर पड़े स्टील के पाइप तक नहीं उठाए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। मैं भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। मैंने अपना फॉर्चून टेलिंग स्टॉल समेटा और गली से बाहर निकल गया। अपने पुराने और टूटे फूटे मंदिर में लौटने के बाद मैं पूरी रात पैर मोड़कर बैठा रहा और अपने शरीर के अंदर बह रही ऊर्जा को नियंत्रित करता रहा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पुराने तितुड़ के पेड़ पर पड़ी, मैं हमेशा की तरह ठीक समय पर उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। मैंने अपना पुराना सामान फैला दिया और वहीं बैठ गया। मुझे बैठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि सड़क के किनारे एक काली मर्सिडीज वैन आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसने बहुत महंगा और पूरी तरह से नाप के हिसाब से बनाया हुआ सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक सुंदर ब्रीफकेस था। उसकी शक्ल सूरत से ही पता चल रहा था कि वो आम आदमी नहीं था। उसके साथ सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक अनुवादक भी था, जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। इस पुरानी और साधारण बाजार वाली गली में उन दोनों की मौजूदगी सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उस विदेशी आदमी का नाम जेक था। वो किसी बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी का सीईओ था। वो एक बड़े सौदे को पूरा करने के लिए चीन आया था। वो मेरे स्टॉल के पास आया और मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। उसकी नजरों में स्पष्ट रूप से तिरस्कार और अहंकार दिखाई दे रहा था। उसने मेरे साधारण से बोर्ड की तरफ देखा और उसके होठों पर उपहास भरी मुस्कान फैल गई। फिर उसने टूटी फूटी चीनी भाषा में कहा, फॉर्च्यून टेलिंग स्कैम। उसका अनुवादक तुरंत सीना तानकर आगे बढ़ा। उसने मेरे बोर्ड की तरफ उंगली उठाई और ऊंची आवाज में बोला, ये मिस्टर जेक हैं, जो अमेरिका के एक बहुत अमीर व्यापारी हैं। ये पूरे चीन का दौरा कर चुके हैं और इन्होंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है जो रहस्यमयी ताकतों का दिखावा करते हैं। इनके मुताबिक इन सब बातों का विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये सब सिर्फ मानसिक चालें और धोखेबाजी है। आज मिस्टर जेकू बहुत अच्छे मूड में है। वो तुम्हारे इस नाटक का पर्दाफाश करने आए हैं। जेकू ने अपनी जैकेट से अमेरिकी डॉलरों की एक मोटी गड्डी निकाली। उसने उसे जोर से मेरे पुराने टेबल पर पटक दिया। उसे देखकर लग रहा था कि उसमें लगभग 1 लाख डॉलर थे। पैसे टेबल पर गिरते ही उस पर रखे तांबे के सिक्के उछल पड़े। जेकू ने घमंड से कहा, ये 1 लाख डॉलर है, आओ एक शर्त लगाते हैं। अनुवादक तुरंत आगे बढ़ा और आसपास जमा हुई भीड़ की तरफ देखकर जोर से बोला, ध्यान से सुनिए सब लोग, मिस्टर जेकू यहाँ 1 लाख डॉलर दांव पर लगा रहे हैं। अगर तुम मिस्टर जेकू के अतीत और भविष्य के बारे में सही सही बता देते हो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम गलत साबित हुए या फिर अपनी पुरानी धुंधली और बकवास बातें करने लगे तो तुम्हें अपना सारा सामान समेटना होगा और हमेशा के लिए ये जगह छोड़नी होगी। इसके अलावा तुम्हें एक बोर्ड भी लगाना होगा जिस पर लिखा होगा कि तुम दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। ये सुनकर आसपास खड़े लोग तुरंत हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम एक साथ देखी थी। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। हे भगवान, ये विदेशी आदमी कितना अमीर है। 1 लाख डॉलर तो 7 लाख युआन से भी ज्यादा होते हैं। लगता है इस बार यंग मास्टर को सच में कड़ी चुनौती मिली है। ये विदेशी आदमी किसी पर आसानी से विश्वास करने वालों में से नहीं लगता। अतीत और भविष्य के बारे में बताना सबसे मुश्किल काम होता है। यंग मास्टर, उन्हें हमारी प्राचीन कला की ताकत दिखा दीजिए। मैंने देखा कि वो विदेशी पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और जेकू की तरफ देखा। मैंने उन पैसों की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली। मेरी नजरें सिर्फ जेकू के चेहरे पर टिकी हुई थी। मेरी आंखें मानो उसके शरीर को भेद कर उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच रही थी। मेरी नजरों से जेकू थोड़ा बेचैन हो गया। उसने तुरंत अपना सीना तान लिया मानो वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ, डर गए? अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मेरी शांत और स्पष्ट आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरी फीस पहले से तय है, हर रीडिंग के लिए सिर्फ $10। हर किसी के लिए एक ही कीमत है, लेकिन क्योंकि तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। 5000 साल पुरानी बुद्धिमत्ता को तुम जैसे बर्बर आदमी आसानी से नकार नहीं सकते। अनुवाद सुनते ही जेकू के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से फटने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने उसकी बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बाईं पसली से लगभग 3 इंच नीचे 2 इंच लंबा एक निशान है। 5 साल पहले तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसी दुर्घटना के दौरान लोहे की एक छड़ गाड़ी को चीरते हुए अंदर घुस गई थी। अगर वो सिर्फ 1 इंच और अंदर चली जाती तो तुम्हारी मौत हो जाती। अनुवादक कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने मेरी बात जेकू को समझाई। जेकू के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने अनजाने में अपने शरीर के उसी हिस्से को छू लिया। वहाँ सच में एक निशान मौजूद था और वो दुर्घटना उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी, क्योंकि उस समय उसका किसी और औरत के साथ संबंध चल रहा था। उसकी पत्नी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सड़क पर बैठा ये लड़का इतनी गहरी बात कैसे जान गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था? नहीं, ये सिर्फ संयोग ही हो सकता है। जेकू ने अपने चेहरे पर शांति का दिखावा करते हुए कहा, हो सकता है तुमने मेरे बारे में पहले से जांच पड़ताल की हो, इसमें कोई खास बात नहीं है।
मैंने उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर उस ब्रीफ केस पर टिक गई जिसे वो कस कर पकड़े हुए था। मैंने धीमी आवाज में कहा, इस बार तुम चीन $200 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने आए हो। उस समझौते के सारे कागजात इसी ब्रीफ केस के अंदर रखे हुए हैं। तुम इस सौदे को अपनी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस पर हस्ताक्षर मत करो, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी है। उसका कानूनी प्रतिनिधि न केवल अपनी सारी संपत्ति खो देगा, बल्कि भारी कर्ज के बोझ तले दब जाएगा और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। ये बातें सुनकर जेकू पूरी तरह से घबरा गया। ये कॉन्ट्रैक्ट उसका सबसे बड़ा राज था। उसके अनुवादक को भी उसकी सही रकम के बारे में नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि ये बहुत बड़ा सौदा था, लेकिन सड़क पर बैठे इस लड़के ने रकम का एक एक अंक बिल्कुल सही बता दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मैंने उस सौदे को धोखाधड़ी बता दिया था। जेकू के माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई, लेकिन उसके अंदर का घमंड अब भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। ये नामुमकिन है। वो लोग कई सालों से मेरे व्यापारिक साथी रहे हैं। ये सब झूठ है। उसका अनुवादक भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे मेरी बातों का अनुवाद करना चाहिए या नहीं। मैंने जेकू की गुस्से भरी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक बार जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर मुझे अपनी बात पूरी करनी ही थी। मैंने अपनी 3 उंगलियां उठाई और मेरी आंखें तीखी हो गई। अगर तुम पहली 2 बातों को संयोग या पहले से की गई जांच का नतीजा समझते हो, तो ये आखिरी बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुम्हें जन्म से ही दिल की बीमारी है। ये बीमारी तुम्हारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तुमने इसे अच्छी तरह नियंत्रित कर रखा है। कई सालों से इसका कोई दौरा नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें लगने लगा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे माथे पर अंधकार की छाया मंडरा रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन कमजोर और अस्थिर हो चुकी है। अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारे दिल की बीमारी पूरी तरह से उभर आएगी। परसों के लिए तुमने न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का टिकट बुक कर रखा है। वही फ्लाइट तुम्हारी आखिरी मंजिल साबित होगी, क्योंकि वो विमान भयंकर मौसम और तकनीकी खराबी का सामना करेगा। वो हवा में ही टूटकर बिखर जाएगा। उस दुर्घटना में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरा हर शब्द भारी हथौड़े की तरह जेकू के दिल पर वार कर रहा था। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे मुझे गहरे सदमे और हैरानी के साथ घूर रहे थे। उनके चेहरों पर साफ लिखा हुआ था कि उन्होंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। कमाल है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उसने तो सीधे विमान दुर्घटना की भविष्यवाणी कर दी। अगर ये बात गलत साबित हुई तो उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जेकू गुस्से से कांप रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, ये श्राप है। ये बहुत ही घटिया श्राप है। हे भगवान, ये आदमी कोई शैतान है। ये मुझे मौत का श्राप दे रहा है। जेकू ने तुरंत मेज पर रखे नोटों की गड्डी उठाई और गुस्से से कांपते हुए बोला, चलो यहाँ से। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां बकवास हैं। मैं पूरी तरह सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो मुड़ गया और वहाँ से जाने लगा। मैंने मन ही मन सिर हिला दिया। भले ही तुम घमंडी विदेशी हो, लेकिन एक उपचारक के दिल में दया होती है। एक साधक सिर्फ देखकर चुप नहीं रह सकता। मैंने अपने कपड़ों के अंदर से पहले से बना हुआ एक पीला तावीज निकाला। मैंने अपना हाथ हिलाया और वो हवा में लहराता हुआ सीधा जेकू के कंधे पर जा गिरा। वो उसके महंगे सूट की जेब पर मजबूती से चिपक गया। मैंने शांत स्वर में कहा, इस पर विश्वास करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तावीज तुम्हारी जान बचा सकता है। जेकू ने अपने कंधे पर कुछ महसूस किया। उसने उसे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस कागज को छुईं, उसके पूरे शरीर में गर्माहट की एक अजीब लहर दौड़ गई। उसका डरा हुआ और बेचैन दिल अचानक शांत हो गया। वो कुछ पलों के लिए हिचकिचाया। आखिरकार उसने उसे फाड़ा नहीं, इसके बजाय उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। हालांकि वो अब भी धीमी आवाज में मुझे कोस रहा था। उसके बाद वो अपने अनुवादक के साथ जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। काफी देर तक भीड़ वहीं खड़ी रही। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर 3 दिनों बाद क्या होगा। समय तेजी से बीतने लगा। अगले 3 दिनों तक पूरी पुरानी बस्ती में मेरी और उस विदेशी के बीच हुई शर्त की चर्चा होती रही। ये खबर चारों तरफ फैल गई। लोगों ने तो इस बात पर शर्तें लगानी भी शुरू कर दी कि विदेशी जिंदा बचेगा या नहीं। तीसरे दिन की दोपहर थी। आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। मैं एक ग्राहक का भविष्य देख रहा था कि अचानक ब्रेक लगने की तेज चीखती हुई आवाज ने पूरे इलाके का सन्नाटा तोड़ दिया। एक लंबी काली लिंकन गाड़ी किसी पागल जानवर की तरह सीधे पैदल चलने वालों के रास्ते में घुस आई। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। गाड़ी पूरी तरह रुक भी नहीं पाई थी कि उसका दरवाजा खुल गया। जेक लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। 3 दिन पहले वाला घमंडी और आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसके गालों पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर वापस आया हो। उसके हाथों में 2 भारी काले ब्रीफ केस थे। वो पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ मेरे स्टॉल तक पहुंच गया। बिना कुछ सोचे समझे वो जोर से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके घुटनों के जमीन से टकराने की आवाज सुनकर ही दर्द का एहसास हो रहा था। वो लगातार अपना सिर झपा रहा था और उत्तेजित होकर बोला, आप सच में महान हैं। आप वास्तव में एक महान भविष्यवक्ता हैं। जेक इतना ज्यादा उत्तेजित था कि उसकी बातें साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके माथे से खून बह रहा था। उसका अनुवादक भी हांफता हुआ वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक ताजा छपा हुआ अखबार था। उसने भीड़ की तरफ देखते हुए जोर से कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस्टर जेक ने जिस विमान से यात्रा करनी थी उसका कल रात प्रशांत महासागर के ऊपर से संपर्क टूट गया है। अभी अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसमें सवार एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर पूरी भीड़ में हलचल मच गई। हर किसी की रीढ़ की हड्डी
हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जेक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपनी जेब से उस ताबीज के जले हुए अवशेष निकाले और उसे किसी अनमोल खजाने की तरह अपनी हथेलियों में संभाल कर रख लिया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, यहाँ से जाने के बाद मुझे सच में दिल का दौरा पड़ा था। मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन उसी समय ये ताबीज जलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने मुझे बिजली का झटका दिया हो। उसने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। दिल का दौरा पड़ने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया और इसी वजह से मेरी वो फ्लाइट छूट गई। अगर आप न होते तो आज मेरा शरीर प्रशांत महासागर की गहराइयों में पड़ा होता। आपने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी बचा लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आप बिल्कुल सही थे। मेरे वकीलों ने जांच की और पता चला कि वो पूरा सौदा धोखाधड़ी था। ये कहकर जेक ने दोनों बड़े ब्रीफकेस खोल दिए। उनके अंदर नए और चमकदार अमेरिकी डॉलर बड़ी सफाई से रखे हुए थे। कुल मिलाकर उनकी कीमत $2 लाख थी। धूप की रोशनी उन नोटों पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी चमकने लगे थे। जेक ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इन $2 लाख को स्वीकार कर लीजिए। आज से आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं है। मैं आपके लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। मैं अपनी आधी संपत्ति भी आपको दान कर दूंगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये रकम लाखों युवान के बराबर थी। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देख पाते थे। इतने पैसों से आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और ऐशो आराम की हर चीज खरीदी जा सकती थी। लेकिन मैंने उन पैसों की तरफ बस एक बार देखा और फिर नजर हटा ली। मेरी आंखों में लालच की जरा सी भी झलक नहीं थी, मानो वो मेरे लिए कचरे के ढेर के समान हो। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। अपने पैसे वापस रख लो। मैंने पहले ही कहा था कि एक रीडिंग के लिए सिर्फ $10 लूंगा। मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं लेता। जेक कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो पैसों को मिट्टी के समान समझे। लेकिन अब वो मेरा बहुत आदर करता था। उसने मेरी बात टालने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आखिरकार उसे अपने बटुए में 10 युआन का एक नोट मिल गया। उसने दोनों हाथों से वो नोट मेरी तरफ बढ़ाया और सम्मान के साथ उसे पुराने मेजपोश पर रख दिया। उसके बाद उसने दोनों ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए सावधानी से पूछा, फिर इन पैसों का क्या करूं? अगर मैंने ये पैसे आपको नहीं दिए तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में बहुत से लोग दुख और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। अगर तुम सच में इस उपकार का बदला चुकाना चाहते हो तो ये सारे पैसे किसी अनाथालय और वृद्धाश्रम को दान कर दो। इसे अपने लिए कुछ अच्छे कर्म इकट्ठा करना समझो। इससे तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। जेक की आंखें फिर से भर आईं। उसने एक बार फिर 3 बार झुककर मेरा अभिवादन किया। मैं आज ही ये सारे पैसे दान कर दूंगा और आगे भी अच्छे काम करता रहूंगा। मैं आपकी सीख को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो खड़ा हो गया और अपने सहायक से कैमरा ले लिया। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरी बात सुने। वाशिया की रहस्यमयी कलाएं इस दुनिया की सबसे महान बुद्धिमत्ता हैं। ये एक सच्चा चमत्कार है। उस दिन के बाद से लिटिल ओरेकल का नाम पूरे यान सिटी में फैल गया। धीरे धीरे उसकी चर्चा विदेशों तक पहुंच गई। इसके बाद मेरी जिंदगी लगभग आधे महीने तक शांतिपूर्वक चलती रही। फिर एक उदास और बारिश वाली शाम सब कुछ बदल गया। मैं अपना स्टॉल समेट ही रहा था कि अचानक एक लड़खड़ाती हुई परछाई मेरी तरफ दौड़ी। वो शोंगुरे ग्रुप की खूबसूरत CEO लिन वान किंग थी, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसा आत्मविश्वास और दृढ़ता नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में गहरा डर साफ नजर आ रहा था। उसका व्यापारिक सूट भी बुरी तरह सिकुड़ा हुआ था, मानो अभी अभी उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। जैसे ही लिन वान किंग ने मुझे देखा, उसे ऐसा लगा मानो उसे कोई सहारा मिल गया हो। वो तुरंत मेरे पास दौड़कर आई और मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। उसके नाखून मेरी त्वचा में ढस गए। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मास्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए। आपको मुझे बचाना ही होगा। मैंने तुरंत उसे संभाला, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बर्फीली ठंड की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने भौहे से कोड़ ली, शांत हो जाओ, आराम से मुझे पूरी बात बताओ। लिन वान किंग जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरकार वो रोते हुए बोली, वहाँ भूत है। हमारी कॉलोनी में भूत आ गया है। अब तक 5 लोग मर चुके हैं। सब डर के मारे मर गए हैं। पुलिस को अब तक मौत का असली कारण नहीं मिला है। वो लोग इसे दिल का दौरा पड़ना बता रहे हैं। मैंने उसे शांत करते हुए एक गिलास गर्म पानी दिया। अब मुझे पूरी बात बताओ। लिन वान किंग ने पानी का एक घूंट पिया और कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। ये सब आधे महीने पहले शुरू हुआ था। हर रात ठीक 12 बजे बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती थी। वो आवाज बहुत धीमी और कोमल होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई नाजुक सी औरत हल्के से दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। ठक ठक ठक। हर बार उसकी लय एक जैसी होती थी। लेकिन जब हम लोग दरवाजा खोलते तो बाहर कोई भी नहीं होता था। पूरा गलियारा बिल्कुल सुनसान होता था। लेकिन अगर कोई जिज्ञासा में या फिर उस आवाज से परेशान होकर दरवाजा खोल देता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके घर के बाहर मिलती। उसकी आंखें पूरी तरह खुली होती थीं और उसके चेहरे पर बेहद डर का भाव जमा होता था, मानो उसने नरक देख लिया हो। लिन वान किंग ने धीरे से अपना कॉलर हटाया और अपनी गर्दन दिखाई। उसकी सफेद गर्दन पर एक काले हाथ का निशान बना हुआ था। वो हाथ पतला और लंबा था और उसमें से हल्की हल्की काली धुंध निकल रही थी। ये दृश्य काफी डरावना था। अगर मैंने उसे पहले सुरक्षा वाला ताबीज न दिया होता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती।
थी। मैंने उस निशान को ध्यान से देखा और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मेरी उंगलियां तेजी से हिलने लगी और मैं धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई। इस जगह पर बहुत शक्तिशाली द्वेष की ऊर्जा मौजूद है। ये एक कार्मिक डेट है। उस प्रतिशोधी आत्मा का नाम सुयू है। वो रिपब्लिकन युग की एक मशहूर ओपेरा गायिका थी जिसने पूरे यिन सिटी में अपनी पहचान बना ली। गर्भवती होने के बाद उसने लाल रंग की शादी की पोशाक पहनी और एक तूफानी रात में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। उसके मन में भरा हुआ द्वेष धीरे धीरे एक भयानक मदर चाइल्ड कर्स में बदल गया। ये सुनकर लिन वान किंग के पैरों से ताकत खत्म हो गई। वो लगभग जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों में निराशा भर गई। मास्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने उसे मजबूती से सहारा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब जब मैं इस मामले में शामिल हो ही गया हूँ तो पीछे नहीं हट सकता। वो भले ही एक प्रतिशोधी आत्मा हो, लेकिन मैं भी रहस्यमयी मार्ग का साधक हूँ। आज देखते हैं कि 100 साल पुरानी नफरत कितनी शक्तिशाली है। मैंने अपना स्टॉल समेटा और उसके साथ उसकी आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने उस कॉम्प्लेक्स के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, मुझे तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। पूरे इलाके में भारी और ठंडी ऊर्जा फैली हुई थी। मूल रूप से इस जगह की फेंग शुई बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये पूरी तरह उस प्रतिशोधी ऊर्जा से प्रभावित हो चुकी है। जब हम लिन वान किंग के फ्लोर पर पहुंचे तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया हो। मैं कमरे के अंदर गया और अपना सिनाबार ब्रश और ताबीज वाला कागज निकाल लिया। उसके बाद मैंने दरवाजे, चौखट और खिड़कियों पर तेजी से कुछ चिन्ह बना दिए और कमरे के चारों कोनों में भूत प्रेत दूर करने वाले ताबीज रख दिए। कमरे के चारों कोनों में ताबीज रखने के बाद हर बार हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठती थी जो उस काली ऊर्जा का सामना कर रही थी। मैंने लिन वान किंग की तरफ देखकर कहा, बॉस लिन, आज रात चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम्हें किसी भी तरह की आवाज सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना और पीछे मुड़कर भी मत देखना। बस मेरे पीछे खड़ी रहना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लिन वान किंग ने घबराहट में मेरी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया और सिर हिला दिया, लेकिन डर की वजह से वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आखिरकार रात के 12 बज गए। वो समय आ चुका था। खिड़की के बाहर चल रही हवा अचानक थम गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसी पल रुक गई हो। फिर वही आवाज सुनाई, ठक ठक ठक। दरवाजे पर धीमी और लगातार दस्तक दी जा रही। हर आवाज सीधे दिल पर चोट कर रही थी। लिन वान किंग ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे तुरंत महसूस हुआ कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो गया। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरी सांसें सफेद धुंध में बदलने लगी और बत्तियां बार बार जलने और बुझने लगी और फिर अचानक टूट गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी ही कमरे के अंदर पहुंच रही थी। मैं शांति से खड़ा रहा और मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी रहीं। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। ताबीजों से ढका हुआ वो मजबूत दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति के जोर से अपनी जगह से उखड़ गया। वो उड़ता हुआ सीधे बैठक की दीवार से टकराया और धूल का बादल उठ गया। धूल के उस बादल के बीच से धीरे धीरे लाल कपड़े पहने एक औरत अंदर आई। उसने रिपब्लिकन युग की पुरानी शादी की पोशाक पहन रखी थी। वो रिपब्लिकन युग की शादी की पोशाक पहने हुए एक औरत थी। उसकी लंबी और पतली काया देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके आधे चेहरे को ढके हुए। उसकी जो एक आंख दिख रही थी उसमें सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वहाँ सिर्फ गहरा काला अंधेरा नजर आ रहा था। उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, मानो उसके अंदर कोई हिल रहा हो। उसके पूरे शरीर से नफरत और मृत्यु की भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वो तेज और डरावनी आवाज में चिल्लाई, बेवफा आदमी, सारे मर्दों को मरना होगा, तुम सब मर जाओगे। उसकी चीख इतनी भयानक थी मानो वो नर्क की गहराइयों से निकल कर आ रही हो। उसकी आवाज में गहरी नफरत भरी हुई। वो हवा में तैर रही थी और उसके नाखून धीरे धीरे लंबे और तीखे होते जा रहे थे। अचानक वो हमारी तरफ झपटी। उस पल ऐसा लगा मानो आसपास की हवा भी फट गई हो। मैं तुरंत आगे बढ़ा और लिन वान किंग के सामने खड़ा हो गया। मेरे शरीर से तेज ऊर्जा निकलने लगी। मैंने अपने हाथों से कई मुद्राएं बनाई। कमरे के चारों कोनों में रखे ताबीज तुरंत सक्रिय हो गए। उनमें से सुनहरी बिजली की चमकदार लहरें निकलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक सुनहरा पिंजरा बना दिया और उस महिला आत्मा को उसके अंदर कैद कर लिया। महिला आत्मा ने तेज चीख मारी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसके अंदर की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। वो काली ऊर्जा में बदल गई और उसमें से अनगिनत काले हाथ बाहर निकलने लगे। वो हाथ सुनहरे पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन मुझे पता था कि जब तक उसके मन की गांठ नहीं खुलेगी तब तक ये ताबीज उसे सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोक सकेंगे। मैंने उस सुरक्षा कवच को मजबूत बनाए रखा और जोर से कहा, सुयू, तुम गलत हो। उस आदमी ने तुमसे झूठ नहीं बोला था। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। महिला आत्मा की हरकतें अचानक रुक गई। उसके काली आंख से खून के आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर उलझन और संदेह के भाव उभर आए। वो गुस्से से बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने कपड़ों के अंदर से पीले रंग का एक पुराना जेड एंडेंट निकाला। कुछ दिन पहले ही मुझे उसके अंदर से अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई थी और मैंने उसे खरीद लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उस आदमी की निशानी निकलेगी। मैंने जेड पेंडेंट उसकी तरफ फेंक दिया। ये वही निशानी है जो उसने तुम्हें दी थी। ध्यान से देखो, इस पर तुम दोनों के नाम लिखे हुए हैं। महिला आत्मा ने कांपते हुए हाथों से जेड को पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छुईं, जेड के अंदर से आत्मा का एक अंश बाहर निकला।
वो एक लंबे चोगे पहने हुए पढ़े लिखे आदमी के हुक्म में सामने आया। उसने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सू यू, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उस समय मेरे परिवार ने मुझे कैद कर लिया था और मेरे पैर तोड़ दिए थे। जब तक मैं रेंगता हुआ तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला आत्मा उस आदमी को देखती रही जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों से बहने वाले खून के आंसू भी साफ हो गए। तो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था। उसने उस धुंधली परछाई को मजबूती से पकड़ लिया और रोने लगी, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय तक दर्द सहा हो और उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो। उसके मन की नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका चेहरा भी बदलने लगा। अब वो फिर से रिपब्लिकन युग की उसी सुंदर और कोमल महिला जैसी दिखने लगी। उसने मेरी तरफ देखकर गहरा झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद मास्टर, आपने मुझे 100 साल के कष्ट से मुक्त कर दिया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर उसने अपने प्रेमी का हाथ थाम लिया और दोनों धीरे धीरे रोशनी के कणों में बदल गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल रहस्यमयी शक्ति की एक तेज लहर मेरे दिमाग से टकराई। मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से मेरी खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया हो। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा। बंद यादें तेजी से मेरे दिमाग में लौटने लगी। भूली हुई यादें धीरे धीरे साफ होने लगी। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कोई साधारण फॉर्चून टेलर नहीं था। मेरा नाम यॉन था। मैं एक हर्मिट था और शिनशिंग सेक्ट का चुना हुआ उत्तराधिकारी था। 3 साल पहले मेरे मास्टर ने मुझे ब्लड शैडो कल्ट की साजिश की जांच करने के लिए पहाड़ों से नीचे भेजा था, लेकिन रास्ते में ब्लड शैडो कल्ट के 3 बुजुर्गों ने मुझ पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरी याददाश्त चली गई और मैं शहर की सड़कों पर भटकने लगा। उसके बाद के दिनों में मैं दोबारा शिनशिंग सेक्ट लौट गया। वो पहाड़ों के बादलों के बीच छिपा हुआ एक स्वर्ग जैसा स्थान था। जैसे ही मैं पहाड़ के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा, वहां पहरा दे रहे शिष्य ने हैरानी के मारे अपनी तलवार गिरा दी। चुने हुए उत्तराधिकारी के लौटने की खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई। मेरे मास्टर, जो अब सफेद बालों वाले वृद्ध बन चुके थे, रोते हुए बाहर आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। ब्लड शैडो कल्ट का विनाश हो चुका है। अब मैं वास्तव में बूढ़ा हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सेक्ट मास्टर का पद सौंप दूं। आज से तुम शिनशिंग सेक्ट के नए नेता होगे और रहस्यमयी दुनिया का नेतृत्व करोगे। मैंने अपने उन शपथ लिए हुए भाइयों की तरफ देखा जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था। फिर मैंने उस जगह को देखा जहाँ की हर घास और हर पेड़ मेरे लिए जाना पहचाना था। मेरे मन में कई भावनाएं उठने लगी, लेकिन मैं जानता था कि अब ये मेरी एकमात्र मंजिल नहीं थी। मैंने अपने मास्टर की तरफ देखा और फिर पहाड़ के नीचे चमकती हुई शहर की रोशनियों को देखा। उसके बाद मैंने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। मास्टर, मुझे खेद है, लेकिन मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इन 3 सालों में मैंने लोगों के बीच रहकर संघर्ष किया है। मैंने दुनिया का दर्द देखा है। पहाड़ों में बैठकर साधना करने के बजाय मैं आम लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। जो लोग नीचे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख का सामना कर रहा है। मैं इसी शहर में रहकर उनकी मदद करूंगा। यही मेरा असली मार्ग है। मेरे मास्टर ने मेरी तरफ देखा। आखिरकार उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस संसार में हर जीव दुख से गुजरता है। कितने गहरे शब्द हैं। इस बात की तुम्हारी समझ अब अपने मास्टर से भी कहीं आगे निकल चुकी है। जाओ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। शिनकिंग सेक्ट हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। 3 दिन बाद सुबह सुबह हवाईयन रोड पर उस पुराने टिड्डी के पेड़ के नीचे वही पहचाना फॉर्चून टेलिंग स्टॉल एक बार फिर लग गया, लेकिन इस बार उसके सामने पहले से भी लंबी लाइन लगी हुई थी जो सड़क के आखिर तक पहुंच रही थी। सब लोगों ने सुन लिया था कि यंग मास्टर वापस आ गया है। लोग दूर दूर से आ रहे थे। कुछ लोग अपना भविष्य जानने के लिए आए थे और कुछ लोग उस महान व्यक्ति को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मैं अब भी वही पुरानी और फीकी शर्ट पहने हुए था। मैंने शांति से 3 सिक्के उठाए और पुराने मेजपोश पर फेंक दिए। मैंने अपने सामने बैठे चिंतित बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखा और धीरे से कहा, चिंता मत कीजिए। आपकी भविष्यवाणी बता रही है कि सूखा हुआ पेड़ एक बार फिर से हरा भरा होने वाला है। आपका पोता मिल चुका है। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए और वो लगभग घुटनों के बल बैठ गए। मैंने तुरंत उन्हें संभाल लिया और $10 अपनी जेब में रखते हुए मुस्कुराया। ये आपके कर्मों का फल है। एक रीडिंग की कीमत $10 है। पुरानी गली की भाग दौड़ वैसे ही चलती रही, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी, चाहे लोग मुझे चुना हुआ व्यक्ति कहें या महान फॉर्चून टेलर, मैं यहीं रहूंगा और समय के अंत तक इस छोटी सी दुनिया की रक्षा करता रहूंगा।